अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशंस को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रखिएगा, ये एमडीकेट और ईकेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया था। तो आइए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। और आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मर्तबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की 4 एप्लीकेशन है: आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस। सबसे पहले यहाँ इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। ये वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। कोड वॉल्यूम के लिए वर्ड यूज होता है, बेयर का वर्ड जो है वो प्रेशर के लिए यूज होता है। तो ये वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। थर्म टेम्परेचर के लिए यूज होता है और आइसोथर्मल प्रोसेस वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें हम हीट एनर्जी को फ्लो होने से क्या करते हैं, रोकते हैं। हीट एनर्जी को फ्लो होने से रोकते हैं। कैसे रोकते हैं आइए हम बात भी करेंगे। अब आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें हम वॉल्यूम जो है वो क्या रखते हैं, प्रोसेस नहीं, वॉल्यूम हम कांस्टेंट रखते हैं। तो सिस्टम को जो भी हीट एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, डेरिवेशन में हम बात करते हैं कि सिस्टम को जो भी हीट एनर्जी प्रोवाइड की जाती है वो पूरी की पूरी क्या हो जाती है, इंटरनल एनर्जी में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। अगर एमसीक्यू में पूछा जाए आइसोकोरिक प्रोसेस के दौरान सिस्टम को जो भी हीट एनर्जी प्रोवाइड की जाए वो किस में कन्वर्ट होती है, वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। लिहाजा यहाँ वर्क डन जो होता है वो 0 के बराबर होता है, क्योंकि वॉल्यूम जो है, वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, P बराबर होता है डेल्टा वी। वर्क डन जो है बराबर है पी डेल्टा वी। वॉल्यूम में तब्दीली अगर नहीं आएगी तो डेल्टा वी जीरो, डेल्टा वी जीरो, तो ओवरऑल आंसर क्या होगा, 0। तो यहाँ वर्क डन जो होता है वो 0 के बराबर होता है, या दूसरे अल्फाज में कहा जाए मिनिमम हम कहते हैं। आइसोबैरिक प्रोसेस के दौरान सिस्टम को जो भी हीट एनर्जी प्रोवाइड की जाती है वो इंटरनल एनर्जी और वर्क डन दोनों में जाकर कन्वर्ट होती है। तो ये भी याद रखना कि प्रेशर अगर कांस्टेंट होगा तो सिस्टम को जो भी हीट एनर्जी दी जाएगी वो इंटरनल एनर्जी और वर्क डन दोनों में कन्वर्ट होगा। वर्क डन हमारे पास किसके बराबर है, पी बराबर है, वर्क डन बराबर है पी डेल्टा वी के क्या है, बराबर है। तो ये फॉर्मूला अक्सर ये भी हो जाता है, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो ये न्यूमेरिकल की बेस पे इस्तेमाल होते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या है, सिस्टम को जो भी हीट एनर्जी, देखो टेम्परेचर कांस्टेंट ना, तो इंटरनल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी में भी कोई तब्दीली नहीं आएगी। इंटरनल एनर्जी में तब्दीली नहीं आएगी तो डेल्टा यू इक्वल टू 0। तो ये पास पेपर में 2 से 3 बार आ चुका है। डेल्टा यू इक्वल टू 0 किस प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपका आंसर होगा आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर इंटरनल एनर्जी में तब्दीली नहीं आएगी तो इसका मतलब सिस्टम को जो भी हीट एनर्जी दी जाएगी वो पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्क डन में कन्वर्ट होगी। इसका मतलब पूरी की पूरी हीट एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट होगी, तो इसका मतलब वर्क डन यहाँ क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में मैक्सिमम होगा। इसी तरीके से एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एनर्जी फ्लो नहीं करेगी, इसका मतलब डेल्टा क्यू क्या है, 0। लेकिन इस प्रोसेस को रैपिडली परफॉर्म करवाना क्या है, जरूरी है, क्योंकि हीट एनर्जी को फ्लो होने से रोकना है। हीट एनर्जी को फ्लो होने से रोकना है। जैसे मिसाल के तौर पर बचपन में क्या होता था कि हम क्या करते थे, फ्लेम जलाते थे ना, ये जो है वो क्या करते थे, बचपन में फ्लेम जलाते थे और उस फ्लेम से क्या करते थे, हम फिंगर को गुजारते थे। ये फ्लेम है, आग जल रही है, इसे फिंगर गुजार दे, क्या हमारी उंगली जल जाती थी, हमारी फिंगर नहीं जलती थी। क्यों नहीं जलती थी, क्योंकि हम हीट एनर्जी को ट्रांसफर होने के लिए क्या चाहिए, हीट एनर्जी रिक्वायर्स अ पर्टिकुलर टाइम टू फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक जगह से दूसरी जगह से फ्लो करने के लिए उसे एक मखसूस टाइम चाहिए। अगर वो टाइम नहीं देंगे तो हीट एनर्जी फ्लो नहीं करेगी। तो क्या होता है कि जैसे ही हम इससे फिंगर गुजारते हैं हमारी उंगली नहीं जलती। हमारी उंगली क्यों नहीं जलती, क्योंकि हमने इसको टाइम ही नहीं दिया। तो लिहाजा अगर हमें हीट एनर्जी को फ्लो होने से रोकना है तो इसको क्या करो, रैपिडली परफॉर्म करवा दो। एक तो ये होगा कि इसकी बेस पे इंसुलेटर लगा दिया जाए, इंसुलेटर रोकेगा, और दूसरा ये कि इस प्रोसेस को क्या किया जाए, रैपिडली परफॉर्म करेंगे तो हीट एनर्जी को फ्लो होने का मौका नहीं मिलेगा। अब एडियाबैटिक प्रोसेस में हमें वर्क डन की अगर हम बात करेंगे तो वर्क तभी होगा जब क्या होगा, इंटरनल एनर्जी में क्या आएगी, कमी आएगी। इंटरनल एनर्जी में कमी आएगी तो वर्क डन मिलेगा। या दूसरे अल्फाज में अगर कहा जाए कि हम सिस्टम के ऊपर क्या करेंगे, अगर वर्क डन करेंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम माइनस में लेते हैं ना, तो उसकी इंटरनल एनर्जी में क्या होगा, इजाफा होगा, क्योंकि हीट एनर्जी तो हम दे ही नहीं रहे इसमें। ये हो गया। अब यहाँ हम बात करते हैं कि अब आइसोथर्मल प्रोसेस में एक्सपेंशन भी हो सकती है, और दूसरे अल्फाज में अगर कहा जाए यहाँ आइसोथर्मल प्रोसेस में एक्सपेंशन भी हो सकती है, कंप्रेशन भी हो सकती है। एडियाबैटिक प्रोसेस में एक्सपेंशन भी हो सकती है और कंप्रेशन भी हो सकती है। इस कॉन्सेप्ट को समझना है।
आइसोथर्मल एक्सपेंशन में अगर मैं थोड़ा सा बात करें, देखिए भाई, जब भी कोई गैस क्या होती है, एक्सपेंड होती है। जब भी कोई गैस एक्सपेंड होती है उसके टेम्परेचर में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, क्योंकि जब गैस एक्सपेंड होती है तो एक्सपेंड होते वक्त उस गैस के मॉलिक्यूल्स के पास जो इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होती है, इस्तेमाल हो जाती है। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इस्तेमाल होती है, लिहाजा उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इसी तरीके से दूसरे अल्फाज में गैस को कंप्रेस जब भी हम करते हैं तो गैस खुद ब खुद तो कंप्रेस नहीं होती। गैस को कंप्रेस करने के लिए जो हम वर्क डन यूज करते हैं, हमारा किया गया वर्क डन क्या होता है, उसकी इंटरनल एनर्जी में क्या हो जाता है, इस्तेमाल हो जाता है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसीलिए आइसोथर्मल एक्सपेंशन जब भी होगी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन जब भी होगी, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम होगा, क्योंकि गैस जब भी एक्सपेंड होती है वो अपनी इंटरनल एनर्जी को इस्तेमाल करती है। एडियाबैटिक कंप्रेशन में क्या होगा, गैस कभी भी कंप्रेस खुद ब खुद नहीं होती। कंप्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर जो भी वर्क डन करते हैं, हमारा किया गया वर्क डन उसकी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, लिहाजा उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अगर एमसीक्यू में पूछा जाए एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, एडियाबैटिक कंप्रेशन में टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। अब आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या हो रहा है भाई, आइसोथर्मल प्रोसेस एक्सपेंशन हो रही है, तो एक्सपेंशन के दौरान क्या होगा, एक्सपेंशन होगी तो टेम्परेचर तो कम होना चाहिए, तो कम होने से रोकने के लिए क्या करेंगे, हमें हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। और आइसोथर्मल कंप्रेशन, कंप्रेशन के दौरान तो टेम्परेचर तो बढ़ जाना चाहिए, लेकिन टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए हमें हीट एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, रिजेक्ट करनी पड़ेगी। अब हीट एनर्जी सप्लाई और हीट एनर्जी रिजेक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए, वो टाइम नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ना हीट एनर्जी सप्लाई हो सकेगी, ना हीट एनर्जी रिजेक्ट हो सकेगी। इसीलिए इस प्रोसेस को स्लोली परफॉर्म करवाना क्या है, जरूरी है। और यहाँ फ्लो होने से रोकना है तो इस प्रोसेस को हमेशा रैपिडली परफॉर्म करवाते हैं। अब ये ग्राफ अगर आप देखें, आइसोकोरिक प्रोसेस का जो ग्राफ होता है उसको आइसोकोर कहते हैं। और ये ग्राफ में देखो वॉल्यूम जो होता है वो क्या है, वॉल्यूम जो होता है वो बिल्कुल प्रेशर एक्सिस की क्या होता है, पैरेलल होता है। और इसके नीचे का जो एरिया होता है वर्क डन है, तो नीचे का एरिया है ही नहीं, क्योंकि वर्क डन क्या है, जीरो है। जबकि यहाँ अगर मैं बात करूं कि इसका एरिया जो है, आइसोबैरिक प्रोसेस का जो ग्राफ है उसे आइसोबैर कहते हैं। और आइसोबार के अंदर जो है ये वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल होता है, और इसके नीचे का जितना भी एरिया है, ये नीचे का एरिया जो है ये क्या करता है, वर्क डन को शो करता है। नीचे के एरिया जो है ये क्या करता है, वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। सेम इसी तरीके से हमारे पास जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस के ग्राफ को हम आइसोथर्म कहते हैं, और एडियाबैटिक प्रोसेस के ग्राफ को हम एडियाबैट कहते हैं। यहाँ जो है इसमें दोनों में फर्क जो है वो सिर्फ कर्वेचर का। आइसोथर्मल में कर्वेचर कम होता है, एडियाबैटिक में कर्वेचर ज्यादा होता है। कर्वेचर कम ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये प्रोसेस स्लोली परफॉर्म हो रहा है, और कर्वेचर ज्यादा ये शो कर रहा है कि ये प्रोसेस क्या हो रहा है, रैपिडली परफॉर्म कर रहा है। अब जो है वो एमसीक्यू का फाइनली कुछ पॉइंट और हैं कि वो कौन सा प्रोसेस है इन चारों में जो एप्लीकेबल है चार्ल्स लॉ के। चार्ल्स लॉ के लिए एप्लीकेबल, तो चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट ज़हन में रखनी पड़ेगी। वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होता है, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। तो इन चारों में प्रेशर कौन सा कांस्टेंट है, आइसोबैरिक में, तो ये क्या है, एप्लीकेबल फॉर चार्ल्स लॉ। या दूसरे अल्फाज में कहा जाए V/T = K, किस प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के दरमियान रेशो जो होगा वो कांस्टेंट के बराबर तभी होगा जब प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो पूछा जाए V/T बराबर है K के, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आइसोबैरिक प्रोसेस को। फिर इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं ये जो है आइसोथर्मल प्रोसेस जो है वो एप्लीकेबल फॉर बॉयल्स लॉ, क्योंकि बॉयल्स लॉ में वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान इनवर्स रिलेशन होता है और टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसीलिए आइसोथर्मल प्रोसेस जो है वो एप्लीकेबल है बॉयल्स लॉ के लिए। या दूसरे अल्फाज में कहा जाए PV=K किस प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तब भी आपका आंसर होगा आइसोथर्मल प्रोसेस। अब यहाँ हम कुछ बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की। इंटरनल एनर्जी से पहले हमने इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इंटरनल एनर्जी को काफ़ी डिस्कस किया था। तो इंटरनल एनर्जी को डिटरमाइन मालूम करने का तरीका क्या है, हमें अगर टेम्परेचर मालूम होगा तो इंटरनल एनर्जी मालूम कर सकते हैं। इंटरनल एनर्जी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक तो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स की मोशन पे डिपेंड कर रही है, फेज पर मैटर करती है कि भाई कोई भी सिस्टम जो है वो किस फेज में, गैस अगर होगा तो इंटरनल एनर्जी हाईएस्ट होती है, सॉलिड अगर होगा तो इंटरनल एनर्जी जो होगी वो लोवेस्ट होगी। कैन बी इंक्रीज, अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ानी है तो डूइंग वर्क ऑन इट, सिस्टम के ऊपर काम करेंगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, या एडिंग हीट टू इट, या उसमें हीट एनर्जी ऐड करो तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। इंटरनल एनर्जी कम कैसे होगी, कैन बी डिक्रीज बाय लूजिंग हीट टू सराउंडिंग, सराउंडिंग के लिहाज से अगर हीट एनर्जी लॉस होगी तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस की अगर हम बात करते हैं तो आइडियल गैस में हमने क्या कहा था कि उसके दरमियान ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है। तो इसका मतलब आइडियल गैस में गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जीरो होती है। अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। देखिए भाई इंटरनल एनर्जी जो है, इंटरनल एनर्जी U जो है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो,
तो इसका मतलब आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, काइनेटिक एनर्जी पर। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो हमने ड्राइव किया था 3/2 kT। तो इसका मतलब आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है उसका फॉर्मूला है 3/2 kT के बराबर। और इंटरनल एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर के। टेम्परेचर में जितनी ज्यादा तब्दीली आएगी इंटरनल एनर्जी में आएगी। टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ेगा इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगा, टेम्परेचर जितना कम होगा इंटरनल एनर्जी में भी उतनी कमी आएगी। नोट करके प्रोसेस सच एज हीटिंग, cooling, phase transition and chemical reaction can cause changes in the internal energy of system। जब भी किसी सिस्टम को हीट किया जाए या ठंडा किया जाए या फेज ट्रांजिशन, यानी फेज ट्रांजिशन का मतलब है कि सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो, या कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उस दौरान इंटरनल एनर्जी में तब्दीली आती है। अब इसके बाद यहाँ कुछ डेफिनेशंस हैं हीट कैपेसिटी की। और अगर हम बात करते हैं हीट कैपेसिटी क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। डेफिनेशंस की हम बात करेंगे, किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जो भी हीट एनर्जी चाहिए होती है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन। 1 केल्विन तक टेम्परेचर बढ़ाने के लिए किसी भी सब्सटेंस के को हम जो भी हीट एनर्जी देते हैं उसे क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी कहते हैं। और इसका फॉर्मूला है Q/T। यूनिट अगर पूछी जाए तो जूल पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, देखिए दोनों में फर्क ये है कि यहाँ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जिक्र नहीं था कि भाई कितना, क्योंकि भाई कोई भी चीज़ जितनी ज़्यादा होगी, अगर एक गिलास पानी के टेम्परेचर को मुझे 1 केल्विन तक बढ़ाना है तो हीट एनर्जी कम देनी है, और अगर एक बाल्टी अगर है पानी तो उसके टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए मुझे ज़्यादा हीट एनर्जी देनी है। तो ये डेफिनेशन एक तरीके से नामुकम्मल है। तो हमारे पास डेफिनेशन क्या होगी, मॉडिफाई होगी, वो होगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन। 1 किलोग्राम के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए जो भी हीट एनर्जी दी जाती है वो क्या कहलाती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और इसी फॉर्मूले में तब्दीली क्या आ गई, C बराबर हो गया Q/T था ना, सिर्फ M का इजाफा हो गया। यूनिट क्या था, जूल पर केल्विन था ना, सिर्फ क्या हो गया, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, QMT हो गया, सिर्फ M का इजाफा हो गया। मोलर स्पेसिफिक हीट क्या भाई, किसी भी सब्सटेंस को शो करने के दो तरीके, या तो उसे किलोग्राम में शो करो यानी मास की शक्ल में, या उसे मोल की शक्ल में शो करो। तो अगर हम जो है वो मास की शक्ल में शो कर रहे हैं तो वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है, और अगर हम उसे मोल की शक्ल में शो करते हैं तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के टेम्परेचर को 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए जो भी हीट एनर्जी देनी होती है वो कहलाती है मोलर स्पेसिफिक हीट। तो फॉर्मूले में, इसी फॉर्मूले में तब्दीली क्या आ गई, जहां यहां हमने M मास शो किया था ना, यहां N कर दो, नंबर ऑफ मोल कर दिया, तो Q बराबर है NT। और यहाँ यूनिट जूल पर केल्विन था, यहाँ सिर्फ किलोग्राम का इजाफा हुआ, यहाँ किलोग्राम हटा के मोल आ गया, जूल पर मोल पर केल्विन, ये इसकी यूनिट है। अब जब भी गैस की हम बात करते हैं तो गैस में मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस दो है, एक है कांस्टेंट प्रेशर और एक है कांस्टेंट वॉल्यूम। क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पर यहाँ वर्क डन नहीं होता, वर्क डन 0 होता है, और कांस्टेंट प्रेशर पे क्या है, जो भी हीट एनर्जी देंगे वो वर्क डन में भी कन्वर्ट होगी और साथ ही साथ इंटरनल एनर्जी में भी कन्वर्ट होगी। तो लिहाजा गैस के हमारे पास क्या है, 2 मोलर स्पेसिफिक हीट है, एक कहलाता है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर जिसे CP से शो करते हैं, और यह है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसमें यहाँ सिस्टम को जो भी हीट एनर्जी देंगे वो वर्क डन के साथ इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और यहाँ सिस्टम को जो भी हीट एनर्जी देंगे वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। तो लिहाजा हमें कांस्टेंट प्रेशर पर ज्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ती है बनिस्बत किसके, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो इसीलिए CP हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है CV के मुकाबले में, क्योंकि यहाँ हमें हीट एनर्जी ज्यादा देनी है, क्योंकि हमारी हीट एनर्जी का दिया गया हिस्सा वर्क डन में भी कन्वर्ट हो रहा है और इंटरनल एनर्जी में भी। लेकिन ये यहाँ हमें कम हीट एनर्जी देनी है क्योंकि यहाँ वर्क डन तो हो नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी में इजाफा हो रहा है। तो सिस्टम को कम हीट एनर्जी देकर भी हम टेम्परेचर में ज्यादा तब्दीली लेकर आ सकते हैं, क्योंकि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। और एक फॉर्मूला है न्यूमेरिकल के लिहाज से, CP - CV = R। ये बाकायदा डेरिवेशन करते हैं, ये फॉर्मूला फिर न्यूमेरिकल में क्या होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब यहाँ हम बात करते हैं कुछ साइंटिस्ट का यहाँ जिक्र है जो कि MCQ के तौर पे याद रखना है। आइजैक न्यूटन है प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलोरिक अ हाइपोथेटिकल फ्लूइड। कैलोरिक जो है वो पहले ज़माने में माना जाता था कि हीट एनर्जी जो है वो एक हाइपोथेटिकल फ्लूइड है जो एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, ट्रांसफर होता है, और ये कॉन्सेप्ट जो है वो आइजैक न्यूटन ने पेश किया था। उस हाइपोथेटिकल फ्लूइड को उन्होंने कैलोरिक का नाम दिया था। जोसेफ ब्लैक इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है कि जब भी सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस वक्त उसकी टेम्परेचर में कोई तब्दीली नहीं आती। बर्फ जब जिस वक्त पिघल रही होती है ना, पानी में कन्वर्ट हो रही होती है, तो मेल्टिंग प्रोसेस के दौरान जो है उसके टेम्परेचर में कोई तब्दीली नहीं आती, वो कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।
और इसी तरीके से जब लिक्विड जो होता है वो वेपर में कन्वर्ट होता है, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो रहा होता है ना, तो उसका क्या होता है, उसके टेम्परेचर में कोई तब्दीली नहीं आती, सिर्फ पानी जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा होता है। और वो स्टेट जिसमें कोई भी लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होता है उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये क्या है हमारे पास, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये कॉन्सेप्ट जोसेफ ब्लैक ने पेश किया था। काउंट रमफोर्ड या बेंजामिन थॉमसन, ये साइंटिस्ट का नाम है, चैलेंज द कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट। ये जो कैलोरिक वाला जो कॉन्सेप्ट था आइजैक न्यूटन का, इस थ्योरी को चैलेंज करने वाले साइंटिस्ट जो थे वो काउंट रमफोर्ड, ना काफी अरसे तक यही माना जाता था कि कैलोरिक एक हाइपोथेटिकल फ्लूइड है जो कि हीट की शक्ल में है, लेकिन इसको सबसे पहले चैलेंज करने वाले साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। सेडी कार्नोट, आपको मालूम है, लेड द फाउंडेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स की उन्होंने फाउंडेशन रखी। डिस्क्राइब द कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल जो आगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने जाएंगे, इसको सेडी कार्नो ने पेश किया था, एमसीक्यू के तौर पे याद रखना है। जेम्स प्रेस्कॉट जूल एस्टेब्लिश द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट बाकायदा एक डेरिवेशन होती है जिसमें ये कांस्टेंट ड्राइव करना होता है, तो इसको ड्राइव करने वाले साइंटिस्ट का नाम है जेम्स प्रेस्कॉट जूल। रोडोल्फ क्लोसियस एंड विलियम थॉमसन, जिसे लॉर्ड केल्विन भी कहते हैं, उन्होंने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पेश किया, आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी भी नेक्स्ट चैप्टर में आ रहा है, एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट को उन्होंने डेवलप किया। अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रोवाइड इट एविडेंस फॉर द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर को जो है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एविडेंस प्रोवाइड किया था। हेल्प एस्टेब्लिश द काइनेटिक थ्योरी ऑफ हीट, काइनेटिक थ्योरी ऑफ हीट को एस्टेब्लिश करने में भी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हेल्प की थी। तो ये साइंटिस्ट का नाम है, किस साइंटिस्ट ने क्या रोल प्ले किया है वो अच्छे से आपने याद करना है, और इसके साथ इस चैप्टर का बाकायदा थ्योरेटिकल सारी चीज़ें जो है वो क्या होती है, मुकम्मल होती हैं। उम्मीद करते हैं आज के ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।